नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्यों उठाया है सवाल। ये भी बताएंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार के मौजूदा कदम को क्यों बताया है आर्थिक इमरजेंसी, यानी कि आर्थिक आपातकाल। ये भी बताएंगे कि सरकार के इस फैसले से देश भर में क्यों है अफरा तफरी का माहौल और शादी वाले घरों में अचानक क्यों पसर गया है मातम। आपको ये भी बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने क्यों गठबंधन के कवायद पर लगाया है विराम। साथ ही देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा पर किस देश की निगाहें टिकी हैं। हम आपको समझाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सतलुज यमुना लिंक निर्माण जारी रखने के निर्देश के बाद पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच कैसे ठन गई है और क्या प्रायोगिक मुश्किलें हैं इसके लागू होने में, और साथ ही कांग्रेस अब बीजेपी पर क्यों साध रही है निशाना, ये भी देखेंगे। और साथ ही देखेंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं या नहीं, इसका विश्लेषण होगा। और साथ में और भी बहुत कुछ, देश की तमाम अन्य खबरों पर भी हमारी नजर होगी और बात पैसे की भी करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 500 और 1000 के नोट बदलने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो एक तरफ पैसे की बात चल रही है, दूसरी तरफ पानी की बात चल रही है। और पानी की बात चल रही है पंजाब और हरियाणा में, पैसे की बात तो देश भर में चल रही है। लेकिन सबसे पहले पानी की बात करते हैं। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लग गया। आज कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है। सतलुज यमुना लिंक नहर बनेगी ही बनेगी। और अब सुप्रीम कोर्ट का 2002 और 2004 का फैसला प्रभावी हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार को नहर का कब्जा लेकर लिंक निर्माण पूरा करना है। ये फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने लिया है। हालांकि इस फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ड्रामेबाजी करार दिया है। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने ये जरूर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। I am very disappointed, I am very unhappy, I am very sad for Punjab that this decision has taken this place. You mustn't forget that this was the issue that brought about trouble in Punjab 30 years ago, and we don't want that scenario to take place. That's one. We want the law and order to be maintained. That's the first thing. Second issue is that we would like to protect the rights of our farmers, and because the whole of southern Punjab will go dry. सर, कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया। वो उनका इस्तीफा ड्रामा है। 2 महीने में तो इलेक्शन है, क्या अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे वो जी? ये तो ड्रामा है। उसका कह जाता है 2 महीने बाद का एमएलए रही ना, 1.5 महीने के बाद कोई खबर तो ये आप अपनी सरकार भंग नहीं करेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैबिनेट मीटिंग है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड आइदर इन द कोर कमेटी और इन द कैबिनेट। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मानेगी और हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद अमरिंदर सिंह का जो इस्तीफा हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कुर्बानी वाली पार्टी है पंजाब की, कोई भी बेइंसाफी होए अकाली दल डट के लड़ाई लड़दा तो लड़दा रहूगा। ते अज अकाली दल दा ते अकाली दल बीजेपी सरकार दा बादल साहब की अगवाई क्लियर स्टैंड कैबिनेट का डिसीजन है, कोई पानी नहीं जान दोगे ना कंस्ट्रक्शन करने देंगे। तो पंजाब में 2017 में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि ये मसला चुनावी मसला होता जा रहा है। अमरिंदर सिंह ने जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी की बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी, तब प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने ही इस लिंक का शुरुआत किया था। इस नहर की खुदाई उन्होंने ही सबसे पहले शुरू की थी और उसके बाद से 1966 से मामला जो है वो विवादों में रहा और उसके बाद से तो शुरू ही हो गया था। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के हिस्से की पानी की मांग की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा और हरियाणा को उसका हक जरूर मिलेगा। देखिए, इसमें फायदा नुकसान नहीं है।
एक जो एग्रीमेंट हुआ है वो मल्टी स्टेट के बीच में एक फैसला है, उस फैसले को लागू करने की बात है, किसी का नुकसान और नफा नहीं है। हमारा पानी का चौके लाने का व्यवस्था नहीं थी, SYL जो बनी थी उसमें से हमारा जो बचा हुआ पानी है 1.88 MF, वो पानी लाने की बात है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे हैं, 3.5 MF हमारा है और इससे ज़्यादा पंजाब का है, उससे ज़्यादा राजस्थान का है। इसलिए सब स्टेट का उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से पानी लाना है उतना ही विषय है, इसलिए किसी का नफा नुकसान की बात नहीं है। तो पानी पर है ये लड़ाई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है और अदालत के फैसले को लागू करने के लिए मोदी सरकार को कहा है। ये चुनौती भी है और ये चुनावी बयान भी है। मोदी जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में पंजाब में बीजेपी अकाली दल की साझा सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। संविधान और कानून की परिपाटी पर 2.5 करोड़ हरियाणवियों का जो अधिकार है उसको देने की जिम्मेवारी आपकी है। मोदी जी, संविधान की इज्जत करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही आपकी है। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के 5 खंडपीठ की निर्णय को लागू करवाने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसीलिए जब तीनों सरकारें भाजपा की है तो हमें उम्मीद है कि आप हरियाणा के साथ संपूर्ण न्याय करेंगे। और अदालत के इस फैसले के ठीक बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2002 और 2004 का फैसला प्रभावी हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार को नहर का कब्जा लेकर लिंक निर्माण पूरा करना है। 2004 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब विधानसभा में द पंजाब वाटर एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट पास करके हरियाणा को जाते पानी पर रोक लगा दी थी। तब अकाली दल और बीजेपी ने भी सरकार का साथ दिया था। इस एक्ट का मकसद सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट को बंद करना था, जिसके तहत हरियाणा को पानी दिया जाना था। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया और 26 फरवरी 2016 को इस अनुरोध पर गठित 5 जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की थी। सभी पक्षों को बुलाया गया और 8 मार्च 2016 को दूसरी सुनवाई हुई। लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2016 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार बिना कानून के डर के जमीन लौटाने का ऐलान कर चुकी है। अब यह नया मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जाहिर सी बात है कि अब इस फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल ठनी हुई है। लेकिन पंजाब की, चूंकि ये न केवल 2 राज्यों का मसला है बल्कि पंजाब में इस वक्त ये चुनावी मुद्दा भी है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस मुद्दे को कौन लूटता है और कौन इससे लाभ उठा पाता है। यही वजह थी कि आज हमने कई सियासी ड्रामे भी इस मसले पर देखे। लेकिन अदालत की दुनिया में और भी बहुत कुछ हुआ और चलिए लीगल टॉप 5 नज़रों पर पहले देख लेते हैं उन्हें और उसके बाद तमाम खबरों को देखने के बाद हम अन्य बड़ी खबरों पर भी नज़र डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में प्रधानमंत्री के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की अपील की। कोर्ट ने कहा कि पहले पंजीकरण नंबर ले, फिर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानलेवा खेल जलीकट्टू का बचाव किया। तमिलनाडु ने कहा कि जब आदमी मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं तो सांड क्यों नहीं। अटॉर्नी जनरल नरसिम्हा ने कहा कि जलीकट्टू में जानवरों के अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को मनोरंजन कहने पर आपत्ति जताई। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दायर मुकदमा विचार करने के लायक है या नहीं, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट 23 नवंबर को फैसला करेगी। कोर्ट ने कहा कि ये देखा जाएगा कि याचिका में क्या तथ्य दिए गए हैं। दिल्ली प्रदूषण मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कोर्ट में नहीं पहुंचे और राजस्थान भी प्रदूषण के आंकड़े पेश करने में असफल रहा, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर राज्यों को आपातकालीन उपाय करने होंगे। वहीं प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी ने 13 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एनजीटी ने केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और राज्यों में भी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाएगी। एनजीटी में मामले पर अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण कर अंसल हाउसिंग डेवलपर को देने के मामले पर सुनवाई हुई। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
और कहा कि सभी भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास है। हाईकोर्ट ने GDA के अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की NDA सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। मुलायम सिंह ने मांग की है कि कम से कम 1 हफ्ते की छूट तो दी ही जानी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने ये भी दावा किया है कि काले धन की लड़ाई सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी। मुलायम सिंह के इन दावों का, इन बातों का क्या मतलब है और क्या वाकई ये काले धन की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने ही शुरू की थी, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आगे हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुलायम सिंह ने भी केंद्र के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार विदेशों से काला धन नहीं ला पाई, जैसा उसने चुनाव के वक्त वादा किया था। अब चुनावी फायदे के लिए ये कदम उठाया गया है। आम जनता को अपनी जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है, बाजार बंद, देश की पूरी जनता तनाव में है। आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। मुलायम सिंह ने कहा कि सरकार ने ऐसा कदम उठाकर जनता को जरूर परेशानी में डाल दिया है। सोने के दाम रातों रात बढ़ गए हैं। उन्होंने जनता के लिए सरकार से 1 हफ्ते की छूट की मांग की। जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस ले लिया, हमेशा के लिए आप करिए, मैं सहमत हूँ। चाहे 1 हफ्ता का दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद नहीं देना है समय किसी को भी, क्योंकि हम तो काले धन के खिलाफ हैं। वापस आए देश में। मुलायम सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने ही काले धन के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि चुनाव में काला धन इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं। उन्होंने कहा कि इस कदम से लोगों को बीमारी या शादी ब्याह में बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसमें करोड़ों कन्याओं का विवाह होना है, क्योंकि माता पिता ने किसी तरीके से शादी करने के लिए व्यवस्था की होगी। मोदी साहब के इस कदम ने अविश्वास पैदा कर दिया। नेताजी ने कहा कि सरकार के इस कदम से लोगों की गाढ़ी कमाई की बचत को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार की महिलाएं बुरे वक्त के लिए नकदी के रूप में बचत करती हैं। उन्हें कम से कम 5 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इसमें कोई शक नहीं कि आज दिन भर जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल रहा और जब से 500 और 1000 नोट बंद करने का फैसला सरकार ने किया है, तो हमें तरह तरह की घटनाएं और तरह तरह की चीज़ें और बातें देखने और सुनने को मिल रही है। लेकिन राजनीतिक दलों का जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया अब आ रही है, वो दिलचस्प भी है। और ख़ासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब 500 और 1000 नोट बंद करना सरकार की तरफ से एक बड़ा मसला बनेगा। चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हों, इसे एक बड़ा मसला जरूर बनाएंगे। बीजेपी इससे लाभ लेना चाहेगी, वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा बीजेपी को इस मसले पर घेरने की कोशिश करेगी और कांग्रेस भी। आपको हम आगे बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है इस मसले पर, ये दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त अपने खास मेहमान का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ अतुल चंद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, देश की बात में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा इसके पहले कि मैं मायावती ने क्या कहा है 500 और 1000 नोट बंद होने के मसले पर, मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से आज प्रेस किया और ये साफ किया कि ये जो कदम है वो सरकार का सही कदम नहीं है, और इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण जो समाज से उठे हुए हैं वो उन्होंने उठाया। कैसे उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी औरत ने लगभग आत्महत्या कर लिया है। क्या ये समझा जाए कि ये खलबली है या बीजेपी के इस जो बीजेपी और सरकार ने जिस तरह से इस कदम को आगे बढ़ाया था 500 और 1000 के नोट बंद होने पर, उसको लेकर कहीं बेचैनी सी है? ये राजश्री जी, इसको हम पूरी तरह से खलबली समझते हैं समाजवादी पार्टी में जी। उनका मुलायम सिंह जी का कहना यह है कि उन्होंने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी जी।
लेकिन ये बात भी सही है कि मुलायम सिंह जी के ही खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का मुकदमा भी चला था। जी। वो ठीक है कि वो बरी हो गए थे, लेकिन याचिका दायर की गई थी। जी। अगर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें तो उसने हमेशा भ्रष्ट अधिकारियों की मदद करी है। जी। जैसे नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह। जी। अब यादव सिंह को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। जब लगा कि वहां से हार जाएंगे तब फिर वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए राजी हुए। जी बिल्कुल। और जी, इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने ही स्वयं एपी सिंह और नीरा यादव जैसे महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को पूरा समर्थन दिया था अपना। जी बिल्कुल। जी, और जिस तरह से गायत्री प्रजापति को भी जी, जिस तरह से गायत्री प्रजापति को भी मुलायम सिंह यादव ने खुलकर बचाया, उससे कम से कम मंशा पर शक तो जरूर होता है। जी अतुल जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उनकी मंशा ही पर तो सस्पेशन होता है कि वो किस उद्देश्य से कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि थोड़े दिन का समय दे दो। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज एक बात हम बस छोटी सी और कह दें जी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि रियल एस्टेट में बड़ा नुकसान होगा। अब एक लखनऊ के बिल्डर को राज्यसभा भेजा गया है। जी। सुना जाता है कि उनके परिवार, मुलायम सिंह जी के परिवार का भी कोई सदस्य शायद रियल एस्टेट में है। जी जी बिल्कुल। और ये कहीं न जी खाली जी ये मामला निजी ज्यादा लगा। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मामला निजी ज्यादा लगा और चोट जैसे ज्यादा लगी, ऐसा भी लगा। लेकिन मायावती ने क्या कहा और मायावती ने इस मसले को कैसे उठाया, तो ये भी जानना बड़ा जरूरी है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये उन लोगों के खिलाफ है जो आम लोग हैं, उसी तर्ज पे बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी 500 और 1000 के नोट पाबंदी मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पहली बार है कि जब सपा और बसपा के सुर एक में मिले हैं। मायावती ने कहा कि सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल जैसा माहौल बना दिया है। उन्होंने नोटों पर रोक की आड़ में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार के इस कदम से बड़े बड़े पूंजीपतियों को जहां फायदा हुआ है, वहीं गरीबों को बेहद नुकसान हुआ है। बीएसपी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की आड़ में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने चुनाव के लिए अपना पूरा बंदोबस्त करने के बाद काले धन को रोकने की आड़ में ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ये कदम चुनावी फायदे के लिए उठाया गया है। एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने वायदों से ध्यान हटाने के लिए देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी और बेरोजगारी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि सरकार के इस फैसले की आड़ में बीजेपी के लोगों ने कुछ ही घंटों में खूब कमाई कर ली है। इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया। मायावती ने ये भी याद दिलाया कि सीमा पर रोज लगातार जवान कुर्बानी दे रहे हैं और बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के हित में कदम उठा रही है। लोग तो ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा इस स्कीम का फायदा गुजरात के लोगों ने उठाया। लोग तो ये भी कह रहे हैं जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया। अपने देश में जो काला धन है, जो इन्होंने कहा कि इतना प्रतिशत पैसा जमा करके आप काले को सफेद कर सकते हैं, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद नाम उजागर हो जाएंगे।
मायावती ने कहा कि सरकार के इस कदम से देश भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। समाज के सभी वर्ग के लोग जुल्म और ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मायावती ने आरोप लगाया है कि अपनी नाकामी छिपाने और जनता का ध्यान बांटने के लिए मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला किया है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं गैर बीजेपी दल भी इस फैसले के अमल और मंशा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ मेहमान अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जिस तरह के हमने मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और मायावती का बयान भी सुना, शायद इन्हीं दोनों बयानों को देखते हुए बीजेपी बार बार ये कह रही है कि पैसा बोलता है और ये दो दल और कम से कम दो बड़े नेता जो जिनके सुर कभी नहीं मिलते थे, वो भी पैसे के मसले पर इनके सुर मिल गए हैं। क्या समझा जाए कि ये सब कुछ वाकई बीजेपी के शब्दों में निजी है या वाकई ऐसा है कि बीजेपी ने तमाम अन्य चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मसला ला दिया? देखिए, ध्यान भटकाने से ये मुद्दा शुरू किया गया है या उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों के मद्देनजर ये मुद्दा शुरू किया गया है, ये फैसला लिया गया है जी, वो बात अलग है जी। लेकिन जिस तरह से मायावती और मुलायम सिंह ने इस फैसले की निंदा करी है और बीजेपी को आड़े हाथ लेने की कोशिश करी है, उससे साफ जाहिर है कि ये इसको अपना निजी मसला बना रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट किया है, मायावती के लिए तो सभी जानते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उसमें उनके वरिष्ठ मंत्री इन्वॉल्व थे। नसीम उद्दीन सिद्दीकी जो PWD मिनिस्टर थे, उनके मायावती के वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। मायावती ने खुद, जैसे मुलायम के साथ था, इनके खिलाफ भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस चला जी, जिसमें इन्होंने सफाई दी कि हमारे सपोर्टर्स ने हमको चंदा दिया था जी, और उस चंदे से उन्होंने कितने बड़े बड़े महल बना लिए हैं, ये सबको पता है। तो अब इसको ये चुनावी रंग पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है जी। ये हम इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। हो सकता है वो उसमें कुछ फायदा देखे वो पार्टी। जी अतुल जी, ऐसा क्यों न समझा जाए कि ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए और देर आए दुरुस्त आए। कम से कम एक मसला तो इन लोगों ने उठाया और इस पूरे जो मसले के दूसरे पहलू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम समझे नहीं आपकी बात जी। मेरा बस ये मैं अर्ज करना चाह रही थी आपसे कि ठीक है, इनके पीछे, इनके दामन पर तमाम दाग हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हों चाहे मायावती हों, इनके दामन पे भी तमाम दाग हैं। लेकिन ये जो मसला है 500 और 1000 का, अगर उनसे पुरानी गलती हुई भी है तो उस गलती को भुलाकर अगर एक नया वो मसला उठाना चाहते हैं, इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू दिखाना चाहते हैं, तो इसमें गलती क्या है? क्यों उन्हें ये बस ये कह कि खुद दागी हैं इसलिए बोल नहीं सकते, क्यों चुप करा दिया जाए, क्यों ना सुना जाए? नहीं, उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है जी। बस बात इतनी है कि इन दोनों नेताओं की क्रेडिबिलिटी कैसी है जी। अगर हम ये मान लें कि सुबह के भूले हैं और शाम को घर वापस आ रहे हैं और आगे हमको स्वच्छ राजनीति मिलेगी, तो हमें इनसे कोई हमारा इनका पर्सनल वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है कि हम इनका विरोधी करते रहें जी। लेकिन इस मुद्दे पर भले परेशानी हो रही है लोगों को, गरीबों को। हमने भी देखा है कुछ लोग जो हैं जो मरे हैं शौक की वजह से, गरीब लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सिर्फ उसको एक राजनैतिक
इशू बना देना वो अपने आप में सही नहीं होगा। जी, और कम से कम इन दोनों नेताओं के या इस पार्टी के द्वारा राजनीतिक इशू बनाना शायद ये जनता के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों का भ्रष्टाचार के मसले में क्रेडिबिलिटी कहा जाए तो काफ़ी हद तक मीडिया के हिसाब से शून्य ही है। लेकिन लोगों की जो परेशानी, अतुल जी आपने उसकी चर्चा की, और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने का काम बैंकों और डाकघरों में आज शुरू तो हो गया, लेकिन परेशानी आम आदमी की कम नहीं हुई। बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में लंबी लाइनें लगी रहीं। सभी संस्थानों से 500 और 2000 के नए नोट मिलने शुरू हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार जनता से जल्दबाजी न करने की फिर से अपील की है, लेकिन इसको कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दिन भर जनता परेशान रही। दिल्ली की सड़कों पर लगी एक कतार देखिए। राजधानी दिल्ली में पुराने नोट बदलने के लिए लोग सुबह सुबह ही बैंक पहुंच गए। बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी रही। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा में भी लोग सुबह 7 बजे से ही बैंक में लाइन लगाकर खड़े हैं। वित्त मंत्री जेटली ने गुरुवार को यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जल्दबाजी की जरा भी जरूरत नहीं है। लोगों के पास 30 दिसंबर तक का समय है। करीब 1.5 महीने में वो अपने नोट बैंक या डाकघर जाकर बदल सकते हैं। जनता को कुछ दिनों के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में उन्हें इसका फायदा ही होगा। जेटली ने आम लोगों को बेफिक्र करते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो लोग जिनके पास बेशुमार अघोषित धन है, सिर्फ उन्हें ही कानून का सामना करना पड़ेगा। It's only those who have large amounts of undisclosed monies. काले धन पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद गुरुवार को सभी बैंक खुले। कुछ गैर सरकारी बैंकों में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम होगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार और रविवार को भी सभी बैंक खुले रखने का फैसला किया है। कि जो नोट की एक्सचेंज है उसको करने के लिए 30 दिसंबर तक टाइम, तो जिनका बहुत अर्जेंट नहीं है वो अभी ब्रांच में न भी आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्रवार से एटीएम से भी नए नोट निकलने लगेंगे। सभी बैंकों के एटीएम में 500 और 2000 रुपए के नए नोट उपलब्ध रहेंगे। बता दें कि सरकार ने पहले मंगलवार को घोषणा की थी कि सभी एटीएम 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। जब शुक्रवार को एटीएम खुलेंगे तो एक व्यक्ति एक कार्ड के जरिए 18 नवंबर तक 2000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकता है। बाद में इसकी लिमिट बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी गई है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में जमा कराकर उसके बदले में वैध रकम ले सकते हैं। जो इस समय सीमा के अंदर नोट नहीं बदल पाएंगे वो 31 मार्च 2017 तक बैंक से अपने नोट बदल सकेंगे। इसको लेकर लोगों को बैंक में पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाने होंगे। खुद सरकार के मंत्री बार बार जनता को भरोसा दिला रहे हैं। ज्ञात सोर्स के द्वारा वो जमा करा दें, 2.5 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का काला धन 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो जीडीपी का 20% है। हालांकि फिलहाल 16.6 लाख करोड़ काला धन ही सर्कुलेशन में है। ये काला धन ज्यादातर सोने या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रूप में है। काले धन पर 2012 वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट कुल जीडीपी का 11% शेयर करता है। फिलहाल जनता अपने पैसे बदलवाने में जुटी है और वो लोग परेशान हैं जिनके पास बेहिसाब काला धन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जिनके पास काला धन है महज वही परेशान नहीं है, बल्कि जिनके पास थोड़े से 500 और 1000 के नोट है वो भी परेशान हैं। और आज दिन भर जिस तरह की कतार रही, जिस तरह के लोगों को दिक्कतें हुई, उससे जाहिर सी बात है कि ऐसा साफ हो गया कि सरकार की घोषणा तो बहुत जल्दी हुई लेकिन तैयारी नहीं थी। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है इसे लेकर हमारे संवाददाता ने विभिन्न जगहों पर लोगों से बातचीत की। अभी कल भी 3 पैंटें बेची थी मैंने, तो जहाँ पे 20 पीस बिक रहे थे वहाँ पे 3 बिक रहे हैं। थोड़ा सा नुकसान है और बाकी तो मोदी जी ने जो किया है किया ही है। काफ़ी दिक्कतें हुई, हमने मार्केटिंग करें, कोई भी दुकानदार हमसे लेने को तैयार नहीं था। हमारे पास 500 या 1000 के पड़े थे। छोटे नोट में हम खरीद भी क्या सकते थे। कब उसके तुलने में तो कम से कम मान लीजिए हमारे 60, 70, 80 हज़ार की सेल है, तो देखा जाए तो 25, 30 का भी सेल नहीं है। अच्छा,
फर्क तो पड़ गया, कम से कम 90% के आसपास के फर्क पड़ जाता है। मैंने उन सबसे पहले बोला हेल मोदी, जो काम किया है उसने बहुत बढ़िया किया है, नहीं तो गरीब आदमी अमीर आदमी को काट देता। जो हालत चल रही है, जो गैप बढ़ता जा रहा है, वो इतना खतरनाक होने जा रहा था। अगर ये डिसीजन ले जाता तो इट बिकम टाइम बाउंड। और ये जो मिलीजुली प्रतिक्रिया हमने देखी, इसके अलावा भी आम आदमी के जीवन में ज़रूर कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो पर्व त्यौहार का है, शादी ब्याह का है। ऐसे में ये नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले ने कई परिवारों को दिक्कत में डाल दिया है, उनके बच्चों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। कोई दुख में भागीदार बनने के लिए अपने परिजनों के बीच नहीं पहुंच पाया, तो किसी के घर में खुशियों की शहनाई की धुन फीकी पड़ने लगी। पैसों की दिक्कत के चलते शादी की तैयारियों में जुटे लोग अब एक एक पैसे को मोहताज हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में मौत हो गई है तो वो भी अंतिम संस्कार करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे भी उनके पास नहीं हैं। हालांकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन चूंकि वो 500 और 1000 के नोट हैं तो उन्हें एक्सचेंज करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौत हो, दोनों ही वक्त में जो एक आम आदमी के लिए बेहद अहम वक्त होता है, आम आदमी परेशानी महसूस कर रहा है। ये इलाहाबाद का एक वो परिवार है जिनके घर में 17 नवंबर को लड़की की शादी है। शादी के कार्ड छप गए हैं। घर में शादी की तैयारियों के लिए हजारों रुपए बैंक से निकाले थे, लेकिन तभी प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश आया कि 1500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। अब शादी की तैयारियों के लिए खरीदारी करने गए परिवार से दुकानदारों ने 1500 के नोट नहीं लिए। इतना ही नहीं, उनके पैसे वापस कर दिए गए। शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। हाथ में पकड़े रुपए अब इन्हें रद्दी के टुकड़े नजर आने लगे हैं। उस टाइम बाजार में ही थे, दुकान वालों ने सारा पैसा हमारा 1000 का 500 का सब रिटर्न कर दिया। हमको कहा कि अब आप जब इसका चेंज करके लाएंगे तभी हम दे पाएंगे, अदरवाइज मेरी तो साड़ी, आप ये सोच लीजिए, साड़ी, लड़की का लहंगा, सब कुछ मेरा वही दुकान पर रह गया। इतना आप ये, हम उस टाइम बहुत रिक्वेस्ट करे लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया हमसे। इलाहाबाद के भावापुर में शर्मा परिवार की भी यही हालत है। इनके यहाँ इनकी बेटी पूजा की शादी 17 नवंबर को होनी है। अब ये इस बात से दुखी हैं कि इनको कोई सामान नहीं मिल रहा है। इस बात से दुखी परिवार का बेटा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगा। पीएम के इस ऐतिहासिक फैसले ने इनकी शादी की तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। इससे हमारे भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है, सभी को दुख हो रहा है। हमारी बहन की शादी, तो शादी का ये कारण है कि भाई अब हम बैंक में पैसा चाहिए, 17 तारीख को हमारी बहन की शादी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये 2 दिन में 2000 रुपए, अब 10,000 रुपए में बहन की तो शादी होगी नहीं। जाहिर है कि मोदी सरकार की पहल आम आदमियों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। कब तक ये परेशानी बनी रहेगी और क्या सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, ये बड़ा सवाल है। अरविंद, APN, इलाहाबाद। एक आम आदमी के जीवन में उसके बेटे बेटी की शादी हो या उसके घर में किसी अपने की मौत, ये दोनों ही वक्त ऐसा होता है जब उसे सबसे ज़्यादा संबल की और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ऐसे में पैसा सबसे बड़ा संबल होता है। लेकिन 500 और 1000 नोट बंद करने के मोदी सरकार के अचानक लिए गए फैसले ने सबको कहीं ना कहीं परेशान कर दिया, खासकर उन लोगों को जिनके घर में या तो शादी है या किसी अपने की मौत हो गई है। तमाम तरह की दिक्कतों के अलावा कई ऐसे भी उदाहरण मिले जो कि कहीं निजी अस्पतालों में इलाज न हो पाने की खबर मिल रही है, तो कहीं शादी विवाह लगन में अड़चन की खबर आ गई। कुछ लोगों को तो अपने परिजनों को खोने पर भी घर जाने लायक पैसों का इंतज़ाम तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा रहते भी वो प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में ही कागज बनकर रह गया है वो पैसा। बैंकों से 2000 रुपए के नए नोट मिलने लगे हैं। पुराने नोटों के बंद होने के 2 दिन बाद लोगों को फौरी राहत मिली, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आगे क्या सब ठीक रहेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये फौरी दिक्कत किसी के लिए जीवन भर का दर्द साबित हो सकती है। देश में छोटे व्यापारी और छोटे किसानों की बड़ी तादाद है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनकी जिंदगी की जद्दोजहद सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक चलती रहती है। इन सब के बीच सरकार का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए भी मुसीबत है जो अपने हालात से मजबूर हैं, लेकिन जेब में पैसे नहीं होने से दुख की घड़ी में भी घर परिवार से दूर हैं।
देखिए, आज पूरे देश में नोटों के लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की, मेरा ही लीजिए, मेरी माँ का डेथ हो चुका है। आज मुझको घर पहुंचना था, लेकिन पैसे की वजह से मैं जा नहीं पाया। खबर बनाने वाला आज खुद खबर बन गया है। मतलब इस एकाएक जो ये मोदी सरकार ने किया है, इसकी वजह से हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। और मेरी माँ का डेथ हुआ, वहाँ पर परिवार सब दुख में है, और इस दुख घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ। ये हमारे लिए आज बहुत दुख की बात है, और इसे सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए था। जो कोई भी काम शुरू करें तो उसे पब्लिक को, जनता को, लोगों को ज़रूर सचेत करें, पहले से बताएं। और ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे देश में है। सरकार लोगों से ना घबराने की अपील कर रही है, लेकिन उनके ऊपर दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं। मोदी सरकार का यह फैसला देश हित में है और इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी सुध कौन लेगा, जो दुख की घड़ी में अपनों से दूर आंसू बहाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एपीएन आम लोगों की दिक्कतों को इसलिए समझ रहा है कि एपीएन परिवार के ही एक सदस्य राजेश की मां का देहांत हुआ आज, और उनकी मां के अंतिम संस्कार में भी वो घर के बड़े बेटे थे और वो वहाँ नहीं पहुँच सके, और उनको अग्नि भी नहीं दे सके। और उसके अलावा जो अब 13 दिनों का संस्कार है, उस संस्कार को करने के लिए भी वो पहुँच पाएंगे या नहीं, उसमें हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, और उसका जो खर्च है उसका कैसे वहन होगा, ये अपने आप में उनके लिए एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या में हम लोग कोई भी मदद उनकी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये दर्द हम लोगों को और दिख रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, कहा जाता है कि जिसके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिस तरह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है 500 और 1000 रुपए को लेकर, और जिस इसके पीछे क्या समझा जाए कि जिस तरह से अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने आकर एक फैसला सुना दिया और महज 4 घंटों का वक्त दिया आम आदमी को, इससे काले धन वाले तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता अब निकाल लेंगे। और जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं वो ये भी है कि हवाला कारोबारी और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, कुछ अलग तरह से वो अपना कार्रवाई करने लगे हैं। लेकिन आम आदमी जिसके घर में शादी ब्याह है, वो किसान जिसने अपनी फसल अभी बेची थी, वो आदमी जिसके घर में कोई मौत हो गई है, वो शख्स जिसका कोई अपना अस्पताल में भर्ती है, वो सभी परेशान हैं। और इसके लिए सिर्फ यही वजह है कि सरकार ने जो फैसला लिया, उसकी ग्राउंड की जो तैयारी थी, जो पृष्ठभूमि में तैयारी थी, वो उसने अच्छी नहीं की थी। कह रही हैं, इसमें सरकार ने जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो आम आदमी है जी, उसके बारे में सोचे बगैर ये कदम उठा लिया है। एक खबर आई थी कि किसी को जलाने के लिए, शव को जलाने के लिए वहां पर पैसा नहीं ले रहे थे, क्योंकि 500,000 का नोट तो इकट्ठा करके छोटे छोटे नोट लकड़ी खरीदी गई ताकि उस शव को जलाया जा सके। जी। एक बहुत गरीब औरत, उसके पास 1000 के 2 नोट थे, और वो बैंक पहुंची थी उसको बदलवाने के लिए। पता चला कि आज नहीं होगा, उसका वहीं बैंक के सामने देहांत हो गया। जी। तो इसमें इस तरह के किसी भी व्यक्ति का ख्याल नहीं रखा गया, और ये इस योजना की सबसे बड़ी कमी है। जी। बाकी जो आपने सब दिखाया, शादी ब्याह, गरीब किसान, क्योंकि ये सब तो, आज हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यूपी में 2.5 करोड़ छोटे ट्रेडर्स हैं। उन छोटे ट्रेडर्स का एक बड़ा प्रतिशत ऐसे व्यापार करता है जिसमें लेन देन का कोई हिसाब नहीं होता है। जी। अब उधार पर अगर वो सामान लाया है और उसको कल या परसों उधार वापस करना था, तो वो जिसने उधार सामान दिया था वो लेने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है जी। क्योंकि 35-40 हजार
तो इस तरह से छोटे व्यापारी, किसान, गरीब लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और गांव में तो ये खबर भी आ रही है कि कमीशन खोरी बढ़ गई है। दुकान वाले जो वो गल्ला है वो नहीं दे रहे हैं, जो राशन है वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी जिसकी भलाई के लिए सब कुछ किया गया, वो परेशानी में पड़ गया। अब देखना पड़ेगा कि ये परेशानी आखिर वो कब तक चलती है और कब इससे निजात मिलती है। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको एक और खबर बता दें कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद रेलवे ने रिफंड के नियमों के कुछ बदलाव कर दिए हैं। रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि टिकट खिड़कियों से 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बुक किए गए टिकटों पर केवल 10,000 रुपए तक का ही कैश रिफंड होगा। बाकी पैसा चेक से मिलेगा या खाते में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, ये पैसा भी TDS भरने के बाद ही वापस मिलेगा। RAC या वेट लिस्ट टिकट का TDR ट्रेन के रवाना होने से आधे घंटे पहले तक भरा जा सकेगा, जबकि कंफर्म टिकट के लिए TDR ट्रेन रवाना होने के वक्त से 4 घंटे पहले तक भरा जा सकेगा। रेलवे के मुताबिक ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रेलवे ने यह फैसला नोट बंद होने के बाद बड़ी मात्रा में ज्यादा राशि वाले टिकटों की बुकिंग को देखते हुए किया है। यानी कि तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बार बार सरकार लेकिन कह रही है कि आप घबराएं नहीं, आकर पैसा जमा करें। और 2.5 लाख तक का आपका अगर पैसा है तो उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी उसको दिखाना होगा और उसकी सफाई भी आपको देनी होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद जो परेशानी आज हुई है, क्या वो आने वाले दिनों में कम हो जाएगी या आने वाले दिनों के साथ ये परेशानी और बढ़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और राजनीति की भी। ये जो मसला है पैसों वाला, वो तो राजनीति का मसला बन ही गया है, लेकिन राजनीति में जो गठबंधन होते हैं, जो दोस्ती और दुश्मनी होती है, वो भी एक बड़ा मसला होता है। और उत्तर प्रदेश में ये बड़ा मसला बन चुका है, खासकर समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। मौका था सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मुख्य मुद्दा था 500 और 1000 के नोट पर लगी पाबंदी पर प्रतिक्रिया देने का। लेकिन मीडिया के साथ बातचीत में सपा सुप्रीमो ने यूपी में चल रही गठबंधन की कवायद पर बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। मुलायम सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर कोई दल पार्टी में विलय करना चाहता है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं। पिछले दिनों कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलायम और अखिलेश यादव की मुलाकात से महागठबंधन बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं चाहते हैं, वो एकला चलो की नीति अपनाएंगे। अब इस बयान देने के पीछे क्या मुलायम सिंह की कोई और गहरी राजनीति है या फिर मुलायम सिंह का निशाना कुछ और है? जैसा कि हमें पता है या हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मुलायम सिंह 2017 नहीं 2019 की तैयारी भी अभी से ही करके चल रहे हैं। लेकिन गठबंधन के बयान के पीछे क्या मसला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेताजी को नोटों पर पाबंदी से ज्यादा कांग्रेस ने नाउम्मीद कर दिया है, वरना नेताजी 2 बार प्रशांत किशोर को बुलाकर बात कर चुके थे। बेटे अखिलेश को भी प्रशांत से बात करने की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है सीटों की सौदेबाजी में तेवर दिखा रही कांग्रेस से अब बोलचाल भी बंद हो गई है। समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय संवेदन फैसला हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रस्ताव है, कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे, और कुछ लोगों ने मर्जर कर भी दिया। प्रशांत किशोर से 2 घंटे की बातचीत के बाद अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार बनाने की उम्मीद को पंख लग गए थे। उन्होंने कहा था कि अब वो नेताजी से बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने समय मांगा तो मैंने समय दिया, उनका अनुभव है, बहुत बातचीत हुई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई फार्मूला इतना आसान होगा जो निकल आएगा। नेताजी है, नेताजी का जो राजनीतिक सफर है बहुत लंबा रहा है। जो लोग गठबंधन में और गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो राजनीतिक सफर में कहीं न कहीं नेताजी के साथ भी रहे, दूर भी रहे हैं। लेकिन बुधवार को ही दिल्ली में अजीत सिंह की मौजूदगी में नेताजी की शरद यादव से मुलाकात क्या हुई? मीटिंग के बाद नेताजी का मिजाज रातों रात बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब ये आप ज़रूर जानना चाहे होंगे कि नेताजी का मिजाज आखिर क्यों बदल गया,
क्या ऐसी बात होगी शरद यादव के साथ कि मुलायम सिंह यादव ने आकर मीडिया के सामने ये घोषणा कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा, यदि कोई मर्जर करना चाहे तो उसका स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गैर बीजेपी दलों के महागठबंधन को अचानक ग्रहण इसलिए लग गया कि सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 2 बार और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात तो की, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई कि महागठबंधन हो। इसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि सीटों के तालमेल को लेकर शुरुआती नानुकुर के बाद महागठबंधन वैसे हो जाएगा जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था, लेकिन नेताजी के मन में जो विचार था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। गठबंधन का नेता कौन हो, इसको लेकर लड़ाई शुरू थी और प्रदेश हित को पीछे धकेल दिया गया था। आखिर गठबंधन के पीछे की राजनीति क्या थी? क्या गठबंधन के नेता को लेकर ये पूरी राजनीति थी? और नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि कोई गठबंधन नहीं होगा, यदि महागठबंधन की बात होगी तो उसमें बीएसपी को भी साथ लिया जाए? क्या नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव के बीच कुछ ऐसी रस्साकशी चल रही है ताकि ये जनता के सामने साबित किया जा सके कि गठबंधन की राजनीति करने में आगे कौन है? गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पूरी नज़र 2019 पर है और वो अपने आप को मोदी के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि गठबंधन की राजनीति के जो हितैषी हैं या जो बड़े नेता के रूप में वो मुलायम सिंह को पीछे रखकर खुद को आगे रखना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी वजह थी गठबंधन नहीं होगा मुलायम सिंह की इस घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। नेताजी ने कह दिया ये रिश्ता नहीं हो सकता। कहने को तो उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतों को एकजुट करने का मकसद था। गंगो जमन की तहजीबो विरासत बचाने का बीड़ा उठाया जा रहा था। कौमी एकता भाईचारे के नाम पर आवाम के जज्बातों को वोटों में भुनाया जाना था। लेकिन पहले ये तय हो कि लीडर कौन होगा। नजर आम चुनाव पर है, मोर्चा भले ही यूपी चुनाव का है। नेताओं के लिए देश हित से ऊपर होता है निजी हित। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर नजर नीतीश की है तो मुलायम की भी है। नीतीश ऐसी गोलबंदी का लीडर बनना चाहते हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर को बिहार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर कांग्रेस में प्लांट भी इसी मकसद से किया गया। वे ये भी मानते हैं कि हाईकमान की मर्जी के बगैर वो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुँचे थे। दरअसल अखिलेश यादव को गठबंधन का दुल्हा बनाकर कांग्रेस बाराती बनना चाहती थी ताकि यूपी में मुर्दा पड़ी पार्टी में जान फूकी जा सके। वही जेडीयू की नजर दिल्ली के तख्तो ताज पर थी, इसलिए नीतीश ने नखरे शुरू कर दिए। गठबंधन के छाते में बहन मायावती को लाने की बात करने लगे। इस सियासत को मुलायम समझ गए। कांग्रेस, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन का नेता कौन बनना चाहता है वो समझ गए कि 2017 का यूपी चुनाव तो बहाना है। दरअसल 2019 में प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश का निशाना है। मुलायम भूल नहीं सकते कि देवेगौड़ा के हटने पर जैसे ही वो बैठने की कोशिश कर रहे थे कि लालू ने पीछे से कुर्सी खींच ली थी। इस बार तो 2019 के लिए नीतीश अभी से सेहरा पहने तैयार बैठे हैं। बेटा अखिलेश भी अकेले चुनावी तलवार भांजने के मूड में है। ऐसे में नेताजी नीतीश के झांसे में नहीं आए और एकला चलो रे का ऐलान कर दिया। कह दिया नेताजी ने ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब नीतीश और कांग्रेस बहन मायावती का दरवाजा खटखटाएंगे और सेकुलरिज्म का वास्ता देकर अपना 2019 का सपना पूरा कर पाएंगे, खासकर तब जब बहन जी को अपनी सरकार बनने का पूरा और पक्का भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। अतुल जी, जिस तरह की दोनों रिपोर्ट्स हमने दिखाई और इससे कम से कम इतना स्पष्ट हुआ कि गठबंधन नहीं होने के पीछे नेता की जो लड़ाई थी वो नेताजी की बड़ी लड़ाई थी और शायद यही वजह है कि वो खुद चूंकि नेताजी हैं और दूसरे को नेता बनने नहीं देना चाहते, यही वजह है कि गठबंधन टूटा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? गठबंधन का आइडिया टूटा। हाँ, गठबंधन का आइडिया टूटा। वो उसका कारण यही है जी, जो जानकारी हमको यहाँ लखनऊ में मिली है वो ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस बात पर फैसला होना था कि 2017 में अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस स्वीकार कर लेती है तो उसके बदले में समाजवादी पार्टी राहुल को आगे कर दे 2019 के लिए जी।
अब नेताजी को ये तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना जी इस कदर जोर से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं जी कि वो उस सपने को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, भले वो उसको रियलाइज ना कर पाए। जी जी लेकिन वो है, उनकी ड्रीम है। जी बिल्कुल। और नीतीश के साथ दो कारण हैं, एक तो वो जो आपने बताया जी, और दूसरा ये कि बिहार में मुलायम सिंह का जो अनुभव रहा है नीतीश को जी, वो सही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर तो गठबंधन से ये बाहर हो गए थे। जी बिल्कुल, और उस कड़वे अनुभव को भुलाना बहुत मुश्किल है नीतीश के लिए। नीतीश क्यों भुलाएंगे उसको? जी बिल्कुल। जी जी, वक्त बहुत कम है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मसला है और हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देश की बात में आपने मेरे साथ इतनी चर्चा की। और अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि टोक्यो पहुंचने के साथ ही उनका जापान दौरा शुरू हो गया है। उनके इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु सौदों के होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय नेवी के लिए 12 MBVS एयरक्राफ्ट की डील को फाइनल किया जा सकता है। ये सौदा पैसे को लेकर 2013 से अटका हुआ है। पीएम मोदी जापान की प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ सालाना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो जापान के राजा से भी मुलाकात करेंगे। टोक्यो से पीएम मोदी पीएम एबे के साथ शिंकनसेन के मशहूर बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे और कोबे की यात्रा करेंगे। जापान पहुंचने से पहले पीएम मोदी थाईलैंड में भी उतरे, जहां उन्होंने थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से बीजिंग में खलबली मच गई है। चीनी मीडिया इसे चीन के विरोध में लामबंदी की कोशिश के तौर पर देख रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत जापान से मिलकर दक्षिण चीन सागर में दखल की वकालत करता है तो चीन इसे मंजूर नहीं करेगा। व्यापारिक नुकसान की धमकी देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों से भारत को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। गौरतलब है कि चीन और जापान आपस में एक तरह से कहा जाए तो दोस्त देश नहीं है। और अब चलिए तमाम अन्य खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। पाक की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों में से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले बुधवार को आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के पटन में एक युवक को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। भोपाल एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों को खंडवा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे को ले जाते वक्त हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाते हुए पथराव कर दिया। इसके बाद कलेक्टर स्वामी मीणा ने डंडा थामा और खुद ही भीड़ को तितर बितर करने लगी। टाटा सन्स ने ईशांत हुसैन को साइरस मिस्त्री की जगह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जारी की गई अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि उसे टाटा सन्स से चिट्ठी मिली है, जिसमें ईशांत हुसैन को साइरस मिस्त्री की जगह कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नामित किया गया है। टाटा सन्स ने पिछले महीने मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया था। उसके बाद भी साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल थे, जिनमें से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शामिल थी। टाटा सन्स ने नए पन्नों का पत्र लिखकर साइरस मिस्त्री के आरोपों को जवाब दिया है। ग्रुप ने कहा है कि मिस्त्री ने हमारा भरोसा तोड़ा है। टाटा सन्स ने कहा है कि साइरस बड़ी कंपनियों से दूसरों को अलग कर खुद कंट्रोल चाहते थे। वह टाटा ग्रुप की मेन ऑपरेटिंग कंपनियों से दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को बाहर कर खुद का कंट्रोल चाहते थे। टाटा सन्स के मुताबिक मिस्त्री की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो टाटा बोर्ड में अकेले ही टाटा के रिप्रेजेंटेटिव रहे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 159.3 ओवर में 537 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 63 रन बना लिए थे। भारतीय ओपनर्स गौतम गंभीर 28 और मुरली विजय 25 रन बनाकर पिच पर टिके हुए। भारत अब भी इंग्लैंड से 474 रन पीछे है। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति की। भारत अमेरिकी रिश्ते एक ढर्रे में फंसकर अब तक रह गए थे, ऐसा लग रहा था। रणनीतिक भागीदारी, दो सबसे बड़े लोकतंत्र और जनता से जनता के बीच आदान प्रदान जैसे जुमले आम बन गए हैं। लेकिन इसके आगे क्या? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत को उम्मीद है कि तेज तर्रार ट्रंप की नीतियां भी उन्हीं की तरह बोल्ड होंगी और ट्रंप की विदेश नीति में भारत की खास जगह होगी। ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि वो हिंदू और भारत को पसंद करते हैं और वो हिंदुओं के साथ मिलकर काम करते हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं का नाम लिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीति पसंद है और वो आने वाले समय में
प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। लेकिन गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें अपने चुनावी कैंपेन के दौरान कही थी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पाकिस्तान की भी चिंता वैसे बढ़ा दी है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की रणनीति में तेजी से बदलाव आ सकता है। खासकर पाकिस्तान के मद्देनजर उसका भारत की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हो चुकी है, आगे इसमें इजाफा मुमकिन है। तो चलिए अब देश की बात के हम अंतिम पड़ाव पर हैं और अब हम इतिहास की बात कर लेते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में 10 नवंबर किन कारणों से महत्वपूर्ण है, ये यदि हम आपको बताएं तो 10 नवंबर 1848 को भारतीय शिक्षाविद और राजनेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म हुआ था। 1885 में गॉटलिब टेम्पलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी और 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरुआत की थी। 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और 2008 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फिनिक्स मिशन की समापन की घोषणा की थी। और चूंकि बात पैसे की हुई है देश में और चल ही रही है, तो पैसे की चमक के आगे सब कुछ फीका है, ये सब हमको अब साफ साफ दिख रहा है। आखिर ऐसी ही है पैसे की माया, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा तो है रुपया। देश में 2 दिनों से रुपए को लेकर मारा मारी चल रही है। तो छोड़ जाते हैं हम आपको ऐसे ही कुछ गीतों के साथ जो बॉलीवुड में पैसे की माया को दिखाते आए हैं।